हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिरोज तुगलक के सैन्य अभियान और उसके समय में होने वाले विद्रोहों का दमन, इसके अलावा फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने फिरोज तुगलक के बारे में लोक कल्याणकारी कार्य जो उसके हुए हैं, उससे पहले उसके द्वारा चलाई गई तुष्टीकरण नीति के तहत क्या क्या काम किए गए हैं प्रशासनिक रूप से, इन सारे के बारे में बताया। आज हम आपको फिरोज तुगलक के सैन्य अभियानों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, पहला जो प्रमुख अभियान है वो बंगाल का अभियान है। बंगाल में फिरोज तुगलक के द्वारा 2 अभियान चलाए गए हैं। पहला अभियान 1353-54 में होता है और दूसरा 1359 में होता है। हम देखते हैं बंगाल में जो पहला अभियान है फिरोज तुगलक का, वो हाजी इलियास के विरुद्ध हुआ था। हाजी इलियास ही सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से बैठा था। तो हम देखते हैं हाजी इलियास ने क्या किया कि ये अपनी राजधानी को पांडुआ ले आता है और उसके बाद इसने क्या किया कि अपने क्षेत्र के प्रसार के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का भी अतिक्रमण करता है। हम देखते हैं कि इसने क्या किया कि ये लखनौती पहले तिरहुत पर ही अधिकार करता है और तिरहुत मिथिला क्षेत्र, और तिरहुत पर अधिकार करने के बाद बनारस होते हुए ये बहराइच की ओर आगे बढ़ता है। सालार गाजी की दरगाह का दर्शन करने के बहाने ये बहराइच की ओर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत की जो सीमा थी उसका अतिक्रमण करता है। ऐसी स्थिति में फिरोज तुगलक के द्वारा एक सैनिक अभियान के तहत कूच किया जाता है, और जब सैनिक अभियान चलाया जाता है तो ये वापस लौटता है और वापस लौटकर ये स्वयं को इकदला के दुर्ग में बंद कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। फिरोज तुगलक ने जब इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकाला है तो हम देखते हैं गोरखपुर और चंपारण के जो राजा थे, राजा उदय सिंह, उन्होंने फिरोज तुगलक की काफ़ी सहायता की थी। इस प्रकार उनकी सहायता से फिरोज तुगलक हाजी इलियास को पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकालने में सफल हो पाया था। लेकिन इकदला के दुर्ग में जब स्वयं को बंद कर लेता है, फिरोज क्या करता है, इकदला के दुर्ग पर तो अधिकार नहीं कर पाता है, इकदला के नगर पर अधिकार कर लेता है, पांडुआ पर भी अधिकार कर लेता है। तो लेकिन इकदला के दुर्ग पर जब दुर्गबंदी करता है, घेरेबंदी करता है फिरोज तुगलक, तो हम देखते हैं इसके बारे में अफीफ ने यह बताया है कि उस किले के अंदर से, इकदला के दुर्ग के अंदर से महिलाओं के क्रंदन रुदन की आवाजें आती हैं, माने महिलाओं के रोने की आवाजें आती हैं। ऐसी स्थिति में फिरोज तुगलक इकदला के दुर्ग से घेराबंदी उठाने का आदेश देता है। वो ये कहता है कि मेरे लिए मुसलमानों का वध करना सही मायने में आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेरे में और मंगोलों में यही एक अंतर है। अगर मैं यहाँ पर मुसलमानों का वध करूंगा तो क्रूर मंगोलों में और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में ये फिरोज तुगलक का सैन्य अभियान असफल हो जाता है। अब इसके पीछे केवल मुसलमानों का रक्त न बहाने वाली बात थी या सैनिक अक्षमता थी, ये दोनों बातें हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय अभियान सिकंदर शाह के विरुद्ध फिरोज तुगलक के द्वारा चलाया जाता है। पूर्वी बंगाल से शिकायतें मिलती हैं इसके विरुद्ध। ऐसी स्थिति में सिकंदर शाह के विरुद्ध सैन्य अभियान का आयोजन किया जाता है। ये सिकंदर शाह कौन था? ये सही मायने में हाजी इलियास का पुत्र था और बंगाल का शासक ये बनता है। इसने भी वही कहानी फिर से रिपीट की है। इसने भी अपनी राजधानी को छोड़कर इकदला के दुर्ग में स्वयं को बंद कर लिया, और इस इकदला के दुर्ग को जीतने में फिरोज फिर से सफल नहीं होता है और सैन्य अभियान ये फिर से असफल हो जाता है। तो फिरोज तुगलक के बंगाल के दोनों सैन्य अभियान असफल रहे। सैनिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। हाँ, इतना महत्व अवश्य है कि फिरोज तुगलक ने बंगाल के सैन्य अभियान के अंतर्गत जौनपुर नगर की स्थापना की। जौना खां के नाम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, जौना खां के नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो हम देखते हैं यही इस अभियान का महत्वपूर्ण कार्य है कि जौनपुर नगर की स्थापना की गई। इसके बाद हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के द्वारा जाजनगर का अभियान चलाया जाता है। जाजनगर अर्थात उड़ीसा, यहाँ का जो शासक होते हैं भानुदेव तृतीय, इन्होंने क्या किया है, जौना खां राजकुमार था अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के समय में
अधीनता स्वीकार की थी जाजनगर ने। लेकिन जब बंगाल अपने को स्वतंत्र घोषित करता है तो ये शासक भी, भानुदेव तृतीय भी बंगाल के शासक का समर्थन करते हैं और स्वयं भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में फिरोज के द्वारा जाजनगर का सैन्य अभियान चलाया जाता है और राजा क्या होता है, बिना युद्ध के ही पलायन कर जाता है। उसके बाद फिर अंततः आत्मसमर्पण के लिए विवश होता है। बहुत सारे हाथी फिरोज को देने के लिए सहमत होता है। ऐसी स्थिति में फिर फिरोज जगन्नाथपुरी मंदिर का भी विध्वंस करता है। बहुत से इतिहासकारों ने, विद्वानों ने फिरोज तुगलक का सर्व प्रमुख उद्देश्य जाजनगर अभियान का यही बताया है कि जाजनगर अभियान का उद्देश्य फिरोज तुगलक के द्वारा जगन्नाथपुरी के मंदिर को विध्वंस करना था। इस तरह से वो अपने को महमूद गजनबी की तरह बुत शिकन कहलाना चाहता था, मूर्ति भंजक कहलाना चाहता था, इसलिए उसने जगन्नाथपुरी के मंदिर का विध्वंस किया। इसके बाद हम देखते हैं कि नगरकोट अभियान, कांगड़ा में नगरकोट का अभियान चलाया जाता है। नगरकोट के राजा ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में फिरोज तुगलक के द्वारा नगरकोट का अभियान चलाया जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी के मंदिर का विध्वंस किया जाता है और यहीं से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संस्कृत के 1300 ग्रंथों को प्राप्त किया था फिरोज ने, जिनका बाद में 300 का अनुवाद भी कराया गया है। अच्छा, हम देखते हैं कि नगरकोट का जो राजा होता है वो भी बिना युद्ध के समर्पण कर देता है। इसके बाद ये फिरोज का सबसे सफल सैन्य अभियान माना जाता है। नगरकोट का जो अभियान है, ज्वालामुखी मंदिर को विध्वंस किया गया है, फिरोज तुगलक का सबसे सफल सैन्य अभियान है। इसके बाद फिरोज के द्वारा थट्टा का अभियान चलाया जाता है। थट्टा अर्थात सिंध। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का भी जो अभियान था, थट्टा का अभियान ही अंतिम सैन्य अभियान था और इसी सैन्य अभियान के अंतर्गत थट्टा के निकट ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और यहीं थट्टा में ही फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक किया जाता है। तो थट्टा में ही इसका भी अंतिम अभियान हुआ है। यहाँ जो शासक थे जाम अलाउद्दीन और बानहीना, वो दोनों के विरुद्ध में फिरोज ने अभियान चलाया है। उनका अपराध ये था कि उनके बारे में जो आरोप था वो ये था कि वो मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने के लिए या दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण के लिए उकसा रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में फिरोज के द्वारा आक्रमण यहाँ पर अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत क्या होता है, ये बानहीना और जाम अलाउद्दीन बहुत वीरता से फिरोज का सामना करते हैं और वहाँ की परिस्थितियों में फिरोज तुगलक की 3/4 सेना, 3/4 घोड़े मर जाते हैं और ऐसी स्थिति में फिरोज को अस्त व्यस्त स्थिति में गुजरात के लिए कूच करना पड़ता है और जो वहाँ के मार्गदर्शक होते हैं सिंध के, उन्होंने रास्ते में इनका मार्ग का भटकाव किया और ऐसी स्थिति में फिरोज की जो सेना होती है कच्छ के रण में फंस के रह जाती है। फिरोज तुगलक 6 महीने तक उसी क्षेत्र में भटकता रहता है और अंततः फिर गुजरात जब पहुंचता है तो गुजरात में पहुंचने के बाद फिरोज क्या करता है, इस थट्टा अभियान को जारी रखने का फिर से फैसला लेता है। ऐसी स्थिति में दिल्ली से नवीन सेना मंगाई जाती है और पुरानी सेना को सुसज्जित किया जाता है और ऐसी कंडीशन में फिर से थट्टा अभियान चलाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि थट्टा में अकाल की स्थिति हो जाती है जो फिरोज को कहीं न कहीं सही मायने में फेवर प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, थट्टा के जो लोग होते हैं अपनी कठिनाइयों के कारण फिरोज के समक्ष समर्पण करने लगते हैं और अंततः फिर जो जाम अलाउद्दीन और बानहीना के द्वारा भी अलाउद्दीन फिरोज तुगलक के समक्ष समर्पण कर दिया जाता है। फिरोज के समक्ष समर्पण कर दिया जाता है और जाम अलाउद्दीन का जो बेटा है वो सही मायने में यहाँ पर सिंध का शासक बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है तमाची, और इन्हें जाम अलाउद्दीन और बानहीना को दिल्ली ले जाया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि तमाची भी फिर विद्रोह कर देता है। ऐसी कंडीशन में जाम अलाउद्दीन को इस अभियान के लिए भेजा जाता है। जाम अलाउद्दीन तमाची को पराजित करके दिल्ली भेज देता है और जाम अलाउद्दीन पराजित करने के बाद फिर से जाम अलाउद्दीन को
सिंध सौंप दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये अभियान अफीफ ने सर्वाधिक अव्यवस्थित अभियान बताया है। फिरोज तुगलक का सर्वाधिक अव्यवस्थित अभियान बताया गया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा इसे मूर्खतापूर्ण और कूटनीतिक रूप से अदूरदर्शितापूर्ण अभियान बताया गया है, क्योंकि इसका कुछ उद्देश्य ही क्लियर नहीं हो पाया कि इसका उद्देश्य क्या था, और सुल्तान को इसमें कोई भी सफलता अंततः प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं विद्रोह। तो जो पहला विद्रोह दिखता है वो गुजरात में शमसुद्दीन दमगानी, जो गुजरात का इख्तेदार था, ऊंची बोली लगाकर इसने गुजरात को प्राप्त किया था। बाद में सुल्तान को ये बोली के अनुसार लगान देने में सफल नहीं होता है और विद्रोह कर देता है। लेकिन होता क्या है, जो गुजरात के सादा अमीर होते हैं उनके द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और इसका वध कर दिया जाता है। अर्थात सुल्तान को दिल्ली से सेना भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं इटावा के मुकदमों के द्वारा राय अधरन उनमें प्रमुख नाम आता है। मुकदमों के द्वारा भी विद्रोह किया गया है और इन्होंने फिर समर्पण किया है। इस तरह से यह विद्रोह भी समाप्त हुआ है। कटेहर के राय खरकू राजपूत सरदार थे और इनके समय में क्या होता है, राय खरकू के द्वारा बदायूं के इख्तेदार का वध कर दिया जाता है। बदायूं के इख्तेदार सैयद मोहम्मद और उनके भाई सैयद अलाउद्दीन की हत्या कर दी जाती है। इसलिए सुल्तान के द्वारा कटेहर का अभियान चलाया जाता है। राय खरकू कुमायूं की पहाड़ियों में शरण लेते हैं और फिरोज तुगलक के द्वारा कटेहर क्षेत्र को तहस नहस कर दिया जाता है। प्रजा पर अत्यधिक अत्याचार किए जाते हैं और इस प्रकार से इस विद्रोह का दमन किया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें भी कहीं न कहीं फिरोज की धार्मिक कट्टरता दृष्टिगत होती है, चाहे वो कटेहर अभियान हो या फिर जाजनगर अभियान हो या फिर नगर कोट का अभियान हो। इन सब में फिरोज तुगलक की धर्मांधता ही दृष्टिगत होती है। अब हम फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति की बात करेंगे तो धार्मिक रूप से फिरोज तुगलक की नीति को धर्मांध और असहिष्णुतापूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? यही पहला शासक है जिसने सही मायने में शासन में इस्लाम को आधार बनाया और इस्लाम को आधार बनाकर उस शासन का इस्लाम के पक्ष में प्रयोग किया। इसके तहत उसने क्या किया, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये सुल्तान जब बना था तो अमीर और उलेमा वर्ग के समर्थन से सुल्तान बना था। तो स्वाभाविक है उन्हें अपने पक्ष में रखने के लिए और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए इसने बहुत से काम किए हैं। शरीयत और उलेमा वर्ग का शासन प्रशासन में प्रधानता दृष्टिगत होती है। शरीयत माने अर्थात इस्लामी कानून और उलेमा अर्थात मुस्लिम विद्वान, इन सब के की शासन में प्रधानता प्रशासन में दृष्टिगत होती है। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसके समय में गैर सुन्नी मुसलमानों अर्थात सियाओं, महदवियों, इस्माइलियों, इनका भी दमन किया जाता है। इनके साथ भी कठोरता बरती जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं हिंदुओं के साथ भी असहिष्णुता का व्यवहार किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। एक ब्राह्मण को दिल्ली में जीवित जला दिया गया क्योंकि उसका दोष यही था कि उसने हिंदू धर्म को इस्लाम की भांति महान बताया था, इसलिए उसे जीवित जला दिया जाता है। इसके अलावा मंदिरों का विध्वंस किया गया, हम देखते हैं उड़ीसा में हो या कांगड़ा में। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में भी मंदिरों का विध्वंस किया जाता है। और इसने जो काम किया है वो ये है कि धर्मांतरण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। हम देखते हैं कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम में लाने के लिए इसने तमाम तरह की जागीरें, नगद धन, उपाधियां, सरकारी नौकरियों और भूमियों से संतुष्ट करने के लिए लालच देकर इस्लाम में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। इसके एक उदाहरण है, जैसे इसने जब राजस्थान में राजपूताना में एक अपना अभियान चलाया है तो गोगाजी चौहान के वंशज थे मोटेराव चौहान, वो युद्ध में पराजित होते हैं और वीरगति को प्राप्त करते हैं। मोटेराव चौहान का एक पुत्र था करमचंद चौहान, जिसे सुल्तान दिल्ली में ले आता है और उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और करमचंद को इस्लाम में कन्वर्ट करके कायम खां बना दिया जाता है। बाद में उन्हें ददरेवा की जागीर दी जाती है।
ददरेवा की जागीर दी जाती है। इन्हीं कायम खां के 6 पुत्र होते हैं और इन 6 पुत्रों से ही कायम खानी राजपूतों की वंश परंपरा आगे बढ़ती है। ये कायम खानी राजपूत राजस्थान में अच्छी खासी संख्या में विद्यमान हैं, कुछ पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में भी चले गए हैं। तो ये कायम खानी राजपूतों की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि में फिरोज तुगलक की जो धर्मांध या धर्मांतरण की जो नीति है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। इसके अलावा इसने क्या किया है, सुल्तान पद की जो अब्बासी खलीफा थे मिस्र के, उनसे 2 बार स्वीकृति प्राप्त की है, खिलत प्राप्त की है और जो खलीफा थे उनका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया है, स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया है। ये सारे काम किए हैं। दिल्ली में जो मजारें थी, मकबरे थे, उन पर मुस्लिम स्त्रियों का जाना प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा इसने क्या किया है, सोने चांदी के बर्तन गलवा दिए और इसने अपने राजमहल के भित्ति चित्रों को भी मिटा दिया गया। इस तरह के ये काम किए गए हैं कि ये सब काम इसके धर्मांधता को ही परिलक्षित करते हैं। इसके अलावा इसने क्या किया है, इसके समय में सही मायने में जो डॉक्टर आरसी मजूमदार ने बताया है कि ये अपने समय का एक धर्मांध सुल्तान था जो सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के द्वारा धर्मांध नीति का खुले रूप में प्रयोग किया गया। इसका एक उदाहरण और है, इसका जो प्रमुख अधिकारी था खाने जहां मकबूल। खाने जहां मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था और जो तेलंगाना अभियान के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसे बाद में इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, मुल्तान की जागीर प्रदान की जाती है और मुल्तान की जागीर का इसने इतना अधिक कुशल प्रबंधन किया कि उसके बाद फिर फिरोज तुगलक इसे अपने समय में दिल्ली बुलाता है और दिल्ली का वजीर घोषित करता है, दिल्ली वजीर बनाता है साम्राज्य का और खाने जहां की उपाधि अर्थात विश्व का स्वामी ये खाने जहां की उपाधि इसे प्रदान करता है। और सुल्तान फिरोज तुगलक जब भी सैन्य अभियान के अंतर्गत दिल्ली से बाहर जाता था तो अपनी अनुपस्थिति में नायब ए गीवत इसे ही बनाता था, अर्थात सुल्तान की अनुपस्थिति में प्रतिशासक यही बनता था, खान ए जहां मकबूल। हम देखते हैं जब इसकी मकबूल की मृत्यु हो जाती है 1368-69 में तो इसके पुत्र जौना खां को फिरोज तुगलक के द्वारा खाने जहां की उपाधि प्रदान की जाती है और वजीर बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फिरोज तुगलक के जो भी महत्वपूर्ण सैन्य अभियान और विद्रोह, इसके अलावा उसकी धार्मिक नीति, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बंगाल अभियान के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है वो है जौनपुर नगर की स्थापना। याद रखिएगा ये बंगाल अभियान के अंतर्गत फिरोज के द्वारा जौनपुर नगर को स्थापित किया गया था। जहाजनगर अभियान के अंतर्गत जगन्नाथपुरी के मंदिर का विध्वंस किया जाता है। नगरकोट अभियान के अंतर्गत ज्वाला देवी के मंदिर का विध्वंस किया जाता है और सबसे सफल सैन्य अभियान फिरोज का यही माना जाता है। जो सिंध और थट्टा का जो अभियान था इसमें हम देखते हैं कि महामारी के कारण शुरुआत में ये जो अभियान होता है असफल हो जाता है और इसके बाद फिर जब ये अभियान फिर से चलाया जाता है फिरोज के द्वारा तो फिरोज को कुछ इसमें सफलता मिलती है। हम देखते हैं कि ये सर्वाधिक अव्यवस्थित और असफल अभियान कह सकते हैं, लेकिन सही मायने में ये सब अंतिम अभियान है फिरोज का और सबसे लंबा अभियान भी, दीर्घकालीन अभियान भी यही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुजरात में विद्रोह हुआ है, इटावा और कटेहर में विद्रोह हुए हैं। धार्मिक नीति के बारे में मैंने बताया कि धर्मांध और असहिष्णुतापूर्ण इसकी नीति थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों और उन उत्तराधिकारियों की अक्षमता अयोग्यता के कारण भारत पर तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद सैयद और लोदी वंश के बारे में बताते हुए ये दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे इस चैनल को मार्गदर्शन कंप्लीशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। इसके अलावा
मेरे लिंक में जाके आप पिछले वीडियोज भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी डालें ताकि आपके सुझाव पर भी ध्यान दिया जा सके। धन्यवाद।